बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूँ यासिर रहमान। आज के पहले मौजू में हम बात करेंगे उन दिलखराश सानहात की, वाक़यात की जो पिछले एक दो दिन के साथ पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जो आज भी मियांवाली एयरबेस के ऊपर हमला किया गया और जिसे नाकाम बना दिया गया। बहादुरी के साथ अफवाज पाकिस्तान ने जिसका मुकाबला किया और यकीनन ISPR की जो प्रेस रिलीज़ उसके सामने आई वो भी ये बताती है कि कितनी तैयारी है हमारी, बैटल हार्डन्ड हमारी अफवाज हैं, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी हो। और इसी तरीके से गवादर में जो एक सानहा रूनुमा हुआ जिसमें हमारे 14 जवान शहीद हो गए और वो जो गाड़ी पसनी से और मारा जा रही थी उसके ऊपर हमला किया गया, बुज़दिल दहशत गर्दों की जानिब से हमला किया गया। और इसी तरीके से DI खान में भी इस तरह का एक सानहा पेश आया जिसमें जो पुलिस, जो एलीट पुलिस है, कमांडोज पुलिस के हैं, उनके ऊपर भी हमला किया गया। और ये जो हमले हैं इनमें तेज़ी के साथ पिछले कुछ दिनों से इजाफा देखा गया और ख़ास तौर पे अगर हम 2023 के हवाले से बात करें तो जैसे ही नवंबर 2022 में जो कलअदम TTP है उसका रियासत पाकिस्तान के साथ जो है वो माहिदा ख़त्म होता है और उसके बाद से वो ऐलान करते हैं, उसके बाद से ये मामलात KPK और बलूचिस्तान में बिलखुसूस उसमें इजाफा देखने में आया है। अगर हम थोड़ा सा आपको डेटा बता दें तो उसके मुताबिक तकरीबन नवंबर 2014 के बाद जो बड़े वाक़यात हुए हैं वो 2023 में हुए हैं। तकरीबन 99 वाक़यात सिर्फ अगस्त 2023 में रिपोर्ट हुए हैं और पिछले कुछ अरसे में जैसे फरवरी के में केच के अंदर 10 अहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। जुलाई में योब और सुई में दो अलग कार्रवाइयों के दौरान पाक अफवाज के 12 अहलकार शहीद हुए। इसी तरीके से 30 अक्टूबर को भी अवारान में 2 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और सिक्योरिटी अहलकार जो हैं वो भी 2 शहीद हुए। 1 नवंबर को बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ये मामला जारी है। अभी तक मुख्तलिफ जो हैं वो इस हवाले से ज़िम्मेदारी कबूल करने के हवाले से मुतनाज़ा तौर पे बयानात सामने आ रहे हैं, जिसमें एक तंजीम है तहरीक जहाद पाकिस्तान। वो जो लेटेस्ट जो रीसेंट पास्ट के अंदर हमले हुए हैं उनमें बेशतर इस तंजीम ने कबूल करने की जो है वो बात की है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये तंजीम क्या है, इसकी क्या बेस है, इसकी बुनियाद क्या है और कहीं ये TTP का दूसरा नाम तो नहीं है। इस पर ज़रा बात करेंगे। ये जो पै दर पै दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं इनमें एक रब्त भी हमें नज़र आता है और इसमें ये जो पाकिस्तान से बाहर की जो फोर्सेस हैं वो किस हद तक इसके अंदर मुलविस हो सकती हैं, जिसका बार बार पाकिस्तान इजहार कर रहा है और रियासत पाकिस्तान इस हवाले से जो पॉलिसीज़ भी मुरतब की हैं, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले तारुफ करवा देते हैं अपने पैनलिस्ट का। आज हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर फारूक आदिल साहब ने, आगा इकरार हारून साहब ने, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब ने, स्काइप के ज़रिए हमें शनीला मार साहबा ज्वाइन कर रही हैं, मोहम्मद नौशाद अली साहब ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर स्टूडियो से सज्जाद अनवर साहब ज्वाइन कर रहे हैं। आप तमाम पैनलिस्ट को खुश आमदीद कहते हैं। पहला सवाल शनीला साहबा आपसे होगा। मुल्क में जो दहशतगर्दी के बुज़दिनाला हमले हो रहे हैं, क्या ये हमले बराह रास्त रियासत पाकिस्तान पर हमले हैं? यासिर, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये जो हमले हो रहे हैं ये पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए हो रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान में मुस्बत खबरें आना शुरू हो गई थी कि पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है 53,000 की नफसियाती हद उसने अबूर कर ली थी, हमारा रुपया जो था स्ट्रेंथन हो रहा था, महंगाई में कमी हो रही थी, पेट्रोल की कीमत कम हुई थी, IMF आया था, IMF पाकिस्तान की कारकर्दगी से सेटिस्फाइड था। तो अचानक ही ये सारी जो कार्रवाइयां शुरू हुई है ये इसीलिए हुई हैं कि पाकिस्तान को कुछ दुश्मन अनासिर जो तरक्की करता हुआ देखना नहीं चाहते। अभी जो इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन की डेट भी अनाउंस कर दिया कि मुल्क के अंदर इलेक्शन होने और हमारी और पाकिस्तान की हुकूमत की ख्वाहिश तो यही है और कोशिश भी यही होगी कि पाकिस्तान में पुरअमन तरीके से इलेक्शन हो जाए और जो हुकूमत जिसको अवाम मुंतखब करें वो आके अपने हुकूमत को संभाले और पाकिस्तानी अवाम के लिए मजीद पॉलिसीज बनाए और उस तरक्की का जो अमल है वो जारी रहे। लेकिन कुछ जो हमारा हमसाया मुल्क है भारत, वो नहीं देखना चाहता पाकिस्तान को खुशहाल। इसी वजह से वो पाकिस्तान के अंदर जो ये कालेदम तंजीमें हैं या जो वो जो दहशतगर्द हैं जिनको हमने ला के यहाँ पे बिठा दिया
आबादकारी के नाम के ऊपर, जो अब हमारी गली मोहल्लों तक पहुंच गए हुए हैं, वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि गैर मुल्की लोगों को, जिनके पास पाकिस्तान के दस्तावेजात नहीं, जिनके बारे में हमें मालूम नहीं वो कौन है, उनको निकालना, उसकी वजह यही है कि ये वो लोग हैं जिनको इस्तेमाल किया जा सकता है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत को कभी तस्लीम किया ही नहीं था। अब अफगानिस्तान जो है वो जितना मर्जी यकीन दिलाए कि जी हम अपनी सरहद को इस्तेमाल नहीं करने देंगे, लेकिन ये लोग वहीं से आते हैं। वो नेटो वाला असला ही वो लोग इस्तेमाल कर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो दूसरे हमारे जो दुश्मन है उनके हाथों में इस्तेमाल होके, इस्तेमाल होना भी मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि उन्होंने खुद हथियार उठाया हुआ है हमारे खिलाफ, क्योंकि हमारे आइन को नहीं मानते, हमारी रियासत को नहीं मानते हैं, और वो चाह यही रहे हैं कि यहाँ पे हम अपनी खिलाफत को कायम करें। तो हम रियासत की जिम्मेदारी ये है कि हमें अपनी कंफ्यूज्ड पॉलिसी से निकलना होगा जो पहले अपनाई जा रही थी। जो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी जो अब अहकाम आप है, समझते हैं कि रियासत किसी तौर पे भी कंफ्यूज्ड है? अब नहीं है। देखिए, अब जो रियासत है वो के सारे सतून जो हैं वो इस वक्त एक ही पेज के ऊपर हैं कि हमने पाकिस्तान मुखालिफ तमाम कुव्वतों को कुचल के रखना है, इन तमाम शर पसंदों को, इन तमाम दहशतगर्द पसंदों को। क्योंकि पहले हमारी पॉलिसी कंफ्यूज थी, कभी हम कहते थे ये गुड तालिबान, बैड तालिबान, मुज़ाकरात कर लो, हमारे लोग नहीं हैं, हमारे लोग ये जो दहशतगर्द हैं, जो हमें आके मार रहे हैं, हमारे लोगों को शहीद कर रहे हैं। देखिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इसलिए नहीं बैठी हुई कि हम इन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करें, इन दहशतगर्दों को गुडविल जेस्टर के नाम पे रिहा करें और वो आके हमारे इन लोगों के ऊपर हमला करके उनको शहीद कर दें। कोई फौज में इसलिए तो नहीं आता कि हम जो दहशतगर्द हैं उनको खुली छोड़ दे दें इनको मारने के लिए, ये नहीं होना चाहिए। तो अब रियासत को अपनी पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद करना होगा, इन तमाम लोगों को, इन तमाम अनासिर को जो दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं और पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बनकर उनको कुचलना होगा। 3-4 दिन के अंदर जो वाकयात हुए हैं ये बहुत खतरनाक है। अगर ये पैटर्न चला 22 से ज्यादा हमारे जवान शहीद हुए हैं। ये वो पैटर्न है जो जनरल मुशर्रफ के दौर में शुरू हुआ था और पीपल्स पार्टी के दौर में जारी रहा था, और सबको पता था कि फिर हमारे लोग महफूज नहीं थे, ना वो घरों में महफूज थे, ना मस्जिदों में महफूज थे, ना बस स्टॉप पे महफूज थे, ना पार्क्स में महफूज थे, ना रेस्टोरेंट में महफूज थे, ना वो शॉपिंग मॉल्स में महफूज थे। हम ऐसा पाकिस्तान जिससे हम छुटकारा तकरीबन पा चुके थे उसकी तरफ जो वापिस जा रहे हैं हम नहीं जाना चाहते हैं। वापसी की आपने बात की, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर फारूक आदिल साहब, आपको इसमें शामिल करूं। ये फरमाइएगा, 2014 में जब ऑपरेशन ज़रब-ए-आज़ 2015 में स्टार्ट हुआ, फिर हमने देखा कि रियासत ने जो है वो नेशनल एक्शन प्लान भी बनाया, उसके तहत एपेक्स कमेटीज़ भी बनाई गई। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम दोबारा से उसी तरफ जा रहे हैं? जो कुछ हमने इतने अरसे में जो समेटा था, जो कामयाबी समेटी दहशतगर्दों के खिलाफ, इनकी कमर तोड़ दी गई थी, फिर ये वापस कैसे रीग्रुप हो गए? देखिए, अभी जैसे शनीला ने कहा ना कि जिन लोगों को आबादकारी के नाम पर ला के बिठाया गया और वो फिर हमारे गली मोहल्ले तक फैल गए। अब हम इस वक्त भी, जबकि उनको निकालने का अमल जारी है, हम अपने अपने शहरों में जाएं, और हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हैं और इस्लामाबाद के गिरदो नवाह में और बाज़ सेक्टर्स में जाएं, तो हमें ये इलीगल नज़र आते हैं गैर मुल्की, और जिनमें कसरत अफ़गानिस्तान की है। ये जो मामला है इसको दो एतबार से देखने की ज़रूरत है। पहला इसका ये है कि अफ़गानिस्तान पर जो दबाव गया है, अफ़गानिस्तान पे क्या दबाव गया है? अफ़गानिस्तान पर आप जो ट्रेड है, क्या उसको कहते हैं, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को जो आपने रेगुलराइज़ करने की कोशिश की है, जिसने हमारी मईशत का सत्यानाश कर दिया था, उसको आप रेगुलराइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दबाव है। नंबर 2, आपने डॉलर के मामलात को और उसकी स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की। नंबर 3, उसका फॉल बैक है जी, बिल्कुल। और नंबर तीन ये कि आपने जो यहाँ पाकिस्तान में गैर मुल्की हैं, और ख़ास तौर पर उनमें अक्सरियत अफ़गानिस्तान की है, जो क्राइम में मुलव्वस हैं, यानी मुनज़्ज़म क्राइम में मुलव्वस हैं, और क्राइम एक नहीं है जी, टेररिज्म है, असले की रेस है, उसमें मनशियात हैं, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, जाली डॉक्यूमेंट्स, मुल्क से बाहर लोगों को लेके जाना, लेके आना, लोगों की स्मगलिंग, अफराद की, ये सारे जराइम पाकिस्तान से हो रहे हैं। और इस वजह से जब कभी ये लोग पकड़े जाते हैं बाहर, तो
पाकिस्तान ही का नाम बदनाम होता है। अब पाकिस्तान ने, मैं जो बार बार कहता हूँ, पाकिस्तान में एक मीसाक हो गया है। वो मीसाक ये हुआ है कि हमने अपने मुल्क को ठीक करना है और इसमें पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हैं। इसी मीसाक के तहत ये मामला ठीक किए चले जा रहे हैं। जब इनको ठीक किया जा रहा है तो हम पर अब अफ़गानिस्तान और दीगर फोर्सेस का दबाव आ रहा है बजरिया टीटीपी और बाज़ दीगर आउटफिट्स। जी ठीक। अब हमें इन पर इनके साथ जो है बहुत सख्ती से निपटना है। और एक आखिरी बात ये कह दूं कि अफ़गान गवर्नमेंट कह रही है कि हमें इंगेज कर लें, हम इस दबाव को बरकरार रखते हुए उन्हें इंगेज कर लेना चाहिए और करके उन पर वाजे भी कर देना चाहिए और उनका रास्ता भी दुरुस्त कराना चाहिए। आखिरी नुक्ता ये है कि पाकिस्तान के अंदर भी बाज़ ऐसे आउटफिट्स मौजूद हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ किसी गैर मुल्क से नहीं है, उनको भी इंगेज भी करना है और सख्ती से भी निपटना है। इसमें मिसाक का तकाजा यही है, ठीक है, और इसी के नतीजे में हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, फाइट टॉक नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फाइट होनी चाहिए। इसमें आगा साहब मैं आपको शामिल करूंगा। सर ये फरमाइएगा, एक तो जो अभी कुछ दिन पहले फ़ौजी अदालतों के ख़ात्मे के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ये भी उन दहशत गर्दों के लिए कितना हौसला अफजा है कि हम कुछ भी करेंगे, हमारे ऊपर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात नहीं चलाए जाएंगे। सिविलियन अदालतों के अंदर तो आपको जैसे पता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में केसेस जो हैं वो पाइल अप हुए हुए हैं, तो वो स्पीडी ट्रायल उस तरह से नहीं हो सकेगा। एक तो वो ये फैक्टर कितना हो सकता है इसके अंदर भी, और दूसरा ये फरमाइएगा कि जो अफ़गान वज़ीर दिफ़ा मुल्ला याकूब मुजाहिद का एक बयान आया है कि पाकिस्तान अफ़गानों को निकालने के मुमकिन नताइज का जायज़ा ले और वो करे जो बाद में बर्दाश्त कर सके, इसका मैं क्या मतलब समझूं इन हालात के तनाजुर में? एक वाक़या सुनाता हूँ। लाहौर मुनावा के ऊपर पुलिस ट्रेनिंग कैंप के ऊपर हमला हुआ और वहाँ पे हमले में काफ़ी दहशतगर्द मारे गए। वहाँ पे तमाम जर्नलिस्ट मौजूद थे। उनमें से जर्नलिस्ट जो यंग जर्नलिस्ट ने देखा कि एक आदमी जो वहाँ पे एक हेलीकॉप्टर खड़ा था आर्मी का, उसकी तरफ जा रहा था। उसने शोर बचाया और भाग के उस आदमी को पकड़ लिया गया। उस आदमी का नाम था हज़रत अली। वो पकड़ा गया और लाहौर की जेल उसको भेज दिया गया। उसके बाद उसकी ज़मानत हो गई और हज़रत अली वही शख्स कराची में जो होता है प्रेशर कुकर बम ब्लास्ट में मारा गया और पता चला ये वही आदमी है जो लाहौर बनावा में पकड़ा गया था। उसके बाद उसकी ज़मानत हो गई थी और उसके बाद वो एक और एक्ट करते हुए मारा गया। ये है कहानी। आपने जो सवाल का पहला पार्ट था अदालतों वाली, ठीक है। इसके बाद कोई बेवकूफ़ ही कहेगा कि अदालतें जो हैं वो सख्त वो नहीं होनी चाहिए आर्मी इन चीज़ों को, इन केसेस को डील करने के लिए। मैंने एक एग्जांपल दिया भाई आप। अच्छा हाँ, झंझा चिट्टी वाला वाकया, ये इसमें जो आप एपीएस स्कूल वाला वाकया भी देख लेना, उसमें भी एक बंदा कोर्ट में चला गया था और बच गया। एग्जैक्टली, ये एक वाकया नहीं है। तो ये तो है आपके सवाल का पहले पार्ट का जवाब कि हमने बहुत देर कर दी है, बहुत ही देर कर दी है। हम अभी तक, पता है, बुरा ना मनाए मेरे बहुत सारे दोस्त, हम अभी तक ना वो जो रोमांटिक क्लासिकल सेग्रीगेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ना रियासत के, उसमें फंसे हुए हैं। ये सिविलियन है, ये आर्मी है, ये है, ये वो है। रियासतें इस तरह नहीं चलती हैं। अमेरिका में जब कोई एक्शन होता है, मुझे बताइए, जो रिसेंटली उन्होंने लड़का उठाया, वो जो थ्रेट में इन्वॉल्व था यूक्रेन की, जिसने एक रिपोर्ट रिलीज की थी सिर्फ, जी जी, क्या उसको फौजी ने जाकर पकड़ा था या सिविलियंस गए थे? ठीक है जनाब, रियासतें उसी तरह चलती है जैसे दुनिया में चल रही है। एक वाहिद मुल्क पाकिस्तान में है जिसमें एक लिबरल खास एक कौम बैठी हुई है जो कि 70 की दहाई से आगे जा ही नहीं सकी है, जिसने डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। ये सिविलियन है, ये अपना आर्मड फोर्सेस का है, और इसी में जो है वो फायदा उठा लेता है हमेशा जो एंटी पाकिस्तान एलिमेंट है, और खासकर टेररिस्ट। हमें इस माइंडसेट से खुदा के वास्ते आगे निकलना पड़ेगा। अब आ जाए आपके दूसरे पार्ट की तरफ। देखिए, ये बहुत संजीदा बयान है। मैं स्टेट रन टीवी पे बैठा हुआ हूं तो मैं इसका बहुत ज्यादा तफसीलन जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि इसके बयान के कॉनोटेशन डेनोटेशन बहुत ज्यादा निकलते हैं। बर्दाश्त कर सके क्या मतलब इसका? जी यही बिल्कुल। इट कैन बी कंसीडर एज ए थ्रेट, वो धमकी, हाँ। इट कैन बी कंसीडर एज ए वार्निंग
एंड इट कैन बी कंसिडर एज ए लुक वी आर कमिंग। तीनों। अब आ जाए जो बात की है फारूक आदल साहब ने। फारूक आदल साहब ने आपको इतनी बड़ी बात कर दी है कि इसको अगर आप समझ लेना, जब भी हम अपने मुल्क में कोई सिस्टम ठीक करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डॉलर की स्मगलिंग रोकें, चाहे वो चीनी की रोकें, आटे की रोकें, किसी चीज की रोकें, कोई काम हम अच्छा करें जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर बनाता हो, यकदम हमारे में हमले शुरू हो जाते हैं। सही। और जब हम बंदा को पकड़ लेते हैं तो पता चलता है कि अफगानिस्तान से आया। जी ठीक, तो पॉइंट आखिरी जी जी टाइम। क्या करें? क्या हम ये माने कि पाकिस्तान के ऊपर इकोनॉमिक टेररिज्म जो लॉन्च हुआ है उसका लॉन्चिंग पैड फिर वहां पे बैठा हुआ है? ये तो फिर यही तो हमसे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जी अगर कोई मसला है तो हमसे बात करें, बताएं क्या मुश्किल दरपेश है, इस पर बात करेंगे। आपको नहीं पता क्या मुश्किल दरपेश है? नौशाद साहब, सर आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगा, ये फरमाइएगा। बात हुई यहाँ फौजी अदालतों के हवाले से, उन्होंने एक पॉइंट रेज किया कि लिबरल्स जो 70s लिबरल्स, और वो ये कहते हैं, जहाँ तक लिबरल्स की बात है तो एक कॉलम मेरी नज़र के सामने से गुजरा, बड़ा अच्छा फारूक साहब ने ये लिखा है। वो ये कहते हैं कि जी रियासत हाय मुत्तहिदा, अमरीका, मिस्र, चीन, तुर्किया, अल्जेरिया, बांग्लादेश, म्यांमार, हिंदुस्तान, थाईलैंड, साउथ कोरिया, फिलिपाइन, ईरान, शाम, रूस, कोलंबिया, पेरो, ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, होंडुरास, अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुएला, पैराग्वाय, यूरुग्वाय, ब्राज़ील, मेक्सिको, क्यूबा, लबनान, इराक, लीबिया, ट्यूनिस, मोरक्को और सऊदी अरब में फौजी अदालतें काम करती रही हैं और कर भी रही हैं। एक तो सर इस पे ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, और दूसरा ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म अभी चीन गए थे, MOUs वहाँ पे साइन हुए हैं, और हमें ये उम्मीद है कि MOUs के नतीजे में पाकिस्तान में जो CPEC 2.0 जो है उसका आगाज़ भी हो जाएगा। और वज़ीर आज़म से जो सबसे ज़्यादा वहाँ पे डिस्कस बात की गई वो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से की गई। अभी वज़ीर आज़म वापस आए हैं, इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ जारी है, उसमें इस तरह के जो हमले होना, इससे हमें क्या बात समझ आती है? देखिए, पहली बात तो यह है कि जिन फौजी अदालतों की बात अब की जा रही है, ये फौजी अदालतें पहले से काम कर रही थी, इनमें सजाएं भी हो रही थी। अब मामला ये हुआ है कि आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ एक मास्टर है, प्रोपेगेंडा मशीन है। जब उनका मामला बीच में आया तो उन्होंने इनके खिलाफ शुरू कर दिया प्रोपेगेंडा। हालांकि ये सारा कुछ सबके सामने पहले भी हो रहा था, किसी को कोई एतराज नहीं था, हम सारा कुछ तय कर चुके हुए थे। मसला सिर्फ ये है, इस वक्त जो सिचुएशन है, ये जो शनीला ने और फारूक आदिल साहब ने भी जो बात कही है, जिन जिन मामलात की तरफ तवज्जो दिलाई है, बेसिकली मामला सिर्फ इतना ही है कि असल में जिन लोगों ने यहाँ पे अपनी हेवंस डेवलप की हुई है, जब हम उन हेवंस को खत्म करते हैं तो उसका बैकलैश आना लाजिम होता है। अब मामला ये है कि पाकिस्तान की मजबूरी ये है कि पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान जितनी देर बर्दाश्त कर सकता था वो करता रहा, और जैसे हमारे आगा साहब कहते हैं कि जी अब इकोनॉमिक टेररिज्म भी बर्दाश्त कर लिया, तो अब इसके बाद हमारे पास और कोई गुंजाइश नहीं है कि हम मजीद किसी और तरह के किसी एडवेंचर को बर्दाश्त कर सकें। तो हमने एक फैसला किया है कि जी हमें अपनी बका के लिए ये जरूरी है कि हम इन अल्लाह तल्लों से निकल जाएं। भाई बात ये है यासिर साहब, मेरे घर में अगर खाने को नहीं होगा तो मैं किसी मेहमान को कहां से खिलाऊंगा? तो ये बड़ी सिंपल सी एक लॉजिक है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब उसका नतीजा क्या है? अब नतीजा ये है, मामला ये है, क्योंकि यहां तो लोगों ने बनाया हुआ था दुबई, यहां से जरे मुबादला कमाया जाता था, यहां से जनाब वो ठीक है, आप सर मेरे सवाल पे भी आ जाइएगा प्लीज जरा। जी जी मैं बता रहा हूं। अब वो ये हो रहा है कि उनको ये नजर आता है कि ये जिस दौरे चीन की आपने बात की है, कि उनको नजर आ रहा है कि ये तो आने वाला वक्त जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा था, तो इस दौरान अगर हम वापस चले जाएंगे तो हम उसमें से क्या हिस्सा हमें मिलेगा? सो अल्टीमेटली वो आपको खुशहाल नहीं देख सकते, उसकी रीजन है। और वो चूंकि खुशहाल जो दुश्मन पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें हैं वो उनके हाथों पे इस्तेमाल होते हैं, और वो उनको ये जो खिलाफत और ये जो दूसरे मामलात हैं इनके अंदर उलझा के उनसे वो काम लेते हैं जिससे पाकिस्तान को कमजोर किया जा सके। अब ये देख लीजिए, इलेक्शन आपके सामने, इलेक्शन की तारीख आई है, यहां तारीख आने की देर थी, उसके बाद यहां पे ये तमाशा शुरू हो गया है। आपका IMF का जो वक्त है वो पाकिस्तान आया हुआ है, वो हर चीज के ऊपर सैटिस्फैक्शन शो कर रहा है, और यहां ये धमाके शुरू हो गए। अब चीन ने मामलात आपके साथ आगे बढ़ाए हैं और यहां धमाके शुरू हो गए। रीजन क्या है? रीजन ये है, सिर्फ और सिर्फ एक मामूली सी रीजन ये है कि असल में वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान फले फूले, पाकिस्तान तरक्की करे, प्रोग्रेस करे, इसकी मईशत ठीक हो। और अगर ये मामला होना है तो वो उस सूरत में हो ही नहीं सकता जब तक इन लोगों से हम जान नहीं छुड़ाएंगे। आज हमने फैसला कर लिया कि उनको भेजेंगे, तो अब धमकियां तक आना शुरू हो गई। अब अंदाजा कीजिए, वो कौम जिसको हमने बरसों पाला,
जिसको अपना तन मन सब कुछ दिया, उसकी तरफ से आप जिस बर्दाश्त की बात कर रहे हैं, आगा साहब तो कह रहे थे उसका मतलब नहीं निकाला जाता, ये सीधी सीधी धमकी दी गई है रियासत पाकिस्तान को। और क्या मतलब है इसका कि बर्दाश्त कर सके? उनका मतलब ही है, और कोई तरीका ही नहीं है। ना हमारी वो रोटी बंद कर सकते हैं, ना वो हमारे पानी बंद कर सकते हैं, ना वो हम पे कोई, वो क्या कर सकते हैं? हम पे दहशतगर्दी लॉन्च कर सकते हैं, ये इकोनॉमिक टेररिज्म आगा साहब जो कहते हैं ये लॉन्च कर सकते हैं, वो कर दिया। सो वो करने के लिए बैठे हुए हैं, उसको बढ़ा देंगे, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। हालत ये है कि आप कच्चे का ऑपरेशन करने जाएं तो आपको वहां से भी नेटो का असला मिलता है जी, जो इन लोगों ने वहां तक बेच रखा है डाकुओं को। ठीक है, तो पॉइंट आ गया सर। इनकी जो इनरोड्स हैं उनको वाइप करके साफ करना बहुत जरूरी है। उसको किए बगैर आप रियासत पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया। सजाद भाई, इसमें आपको शामिल करूंगा सर। जो मियां वाली पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस पर हमला जो है नाकाम बनाया गया है, ये हमारी मुस्तैदी, हमारी जो ट्रेनिंग है, बैटल हार्डन्ड आर्म फोर्सेस हैं हमारी, ये किस हद तक जवाब मिला है उन तमाम कुव्वतों को कि कम वक्त में हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, दोबारा से माजी में आपको नहीं जाने देंगे, जिस तरह से माजी में पाकिस्तान की इंस्टॉलेशंस को नुकसान पहुंचाया गया दहशतगर्दों की जानिब से। एक तो हमारी तैयारी, और दूसरा ये बताइएगा कि एक मुल्क ऐसा भी है जिसके 2024 में जिसके भी इंतखाबात होने हैं, और उसका नाम इंडिया है, और उसके एक साबिक कठपुतली गवर्नर ने खुद ये बात कही थी कि ये कुछ करेंगे अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए मोदी के हवाले से। तो ये तमाम फैक्टर्स, इंडिया का किरदार, इसको हम क्या इसमें से माइनस कर सकते हैं जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में? नहीं, बिल्कुल नहीं माइनस कर सकते। और दूसरी बात ये है कि देखें, आज जो मियाँ वाली का वाक़या हुआ है, मैं शोहदा को भी सलाम पेश करता हूँ, और जिस तरीके से उन्होंने फ़ाइट बैक किया और जिस तरह से दहशतगर्दों को मारा, और जैसे एक मैसेज दिया कि आप एंटर नहीं हो सकते हमारी प्रीमिसेस में, हमारी इंस्टॉलेशंस में, ये बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ काबिल तारीफ़ वाक़या था। लेकिन यासिर भाई, हम अब तक जितना कुछ भी भुगता है ना हमने अभी तक, या जो भुगत रहे हैं, वो अपनी गलतियों की वजह से भुगत रहे हैं, और बतौर स्टेट अपनी गलतियों की वजह से भुगत रहे हैं। देखें, आपको याद होगा, हम अफ़गानिस्तान में स्ट्रेटजिक डेप्थ तलाश करने निकले थे, लेकिन अफ़गान भाइयों ने पाकिस्तान में अपनी एक फ़ाइनेंशियल डेप्थ बना ली, और आज जब हम उनको कह रहे हैं कि भाई अपने वापस पाकिस्तान चले जाओ, हमारे ख़िलाफ़ ये जो इकोनॉमिक टेररिज्म आप लोगों ने शुरू किया ये बंद कर दो, तो वो हमें धमकियां दे रहे हैं। अब अफ़गान सदर कोई लिबरल तो नहीं है जो हमें धमकियां दे रहा है, या अफ़गान वज़ीर ख़ारजा कोई लिबरल आदमी तो नहीं है जो हमें धमकियां दे रहा है। अच्छा, इसी तरह आपने फ़ौजी अदालतों की बात की, तो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा लेकर कौन गया था और किसको रिलीफ मिला उसके फ़ैसले का, जिसने इन जो टीटीपी थी उसको पाकिस्तान में दोबारा आबाद करने की कोशिश की थी? वो कोई लिबरल आदमी था? या ये हम बड़ी बदकिस्मती की बात है कि वो पाकिस्तान का एक मुख्तसर सा ग्रुप है जो हमेशा से कहता रहा कि पाकिस्तान को एक पीसफुल मुल्क बनाएं, पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी से पाक करना चाहिए। वो हर मौके पे उन्होंने एहतजाज किया जब भी इस मुल्क में दहशतगर्दी हुई। हम निशाना बनाते हैं उन लोगों को जिन्होंने कभी, जो हमेशा पीस के लिए आवाज़ उठाते हैं, जबकि ये जो गलतियां हैं, मसलन लाल मस्जिद को किसने आबाद किया था, और फिर उसके खिलाफ जब ऑपरेशन हुआ तो फिर उसका लैशबैक कितनी देर तक पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया। अब ये जो मौजूदा लहर है, अगर आप इसका मुतालिया करें तो ये जो 31 अक्टूबर आपने डेडलाइन दी थी कि गैर मुल्की जितने भी हैं पाकिस्तान के अंदर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जो इलीगल हैं, वो वापस चले जाएं, तो आज उसको ब्लैकमेल करने के लिए इन 3 दिनों में ये वाकयात हुए हैं पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए। रह गई बात भारत की, तो भारत देखें, जो आपने खुद ही बात की कि ये जो सी पैक है उसको तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आए, पाकिस्तान आगे बढ़े, और उसको हमारे दोस्त मिल जाते हैं भारत को हमेशा पाकिस्तान में कार्रवाइयां करने के लिए, और हम उनको दोबारा बार बार दोस्त बनाते हैं, और फिर भी हम सीखते नहीं हैं। पाकिस्तान एक लिबरल डेमोक्रेटिक मुल्क के तौर पे ही सरवाइव कर सकता है, एक पीसफुल मुल्क के तौर पे ही सरवाइव कर सकता है। हम फंडामेंटलिज्म में, और ये जो लोग जिहादियों के साथ बातचीत करके और उनको खुश करके पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे, उनको नाकामी का सामना करना पड़ा है।
ठीक है, पॉइंट आ गया। डॉक्टर ताहिर नहीं मलिक साहब, बार बार बात हुई है, तो एक साहब थे जो ये कहते थे हम इनसे मुकाबला नहीं कर सकते, इनसे तो अंग्रेज़ मुकाबला नहीं कर सका, इनसे बातचीत करें। फिर वो उन्होंने जलसे जुलूस भी किए और बाकी मामला भी सबके सामने आए। ये फरमाइएगा कि ये जो हमारा तजुर्बा रहा है कि हम टॉक भी करें, टॉक कामयाब नहीं होती, फाइट भी करें, अब कितना ज़रूरी है कि रियासत एक पॉलिसी बनाए, देयर इज़ नो टॉक एट ऑल। जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, जो हमारे मासूम शहरियों पे हमलावर होते हैं, जो हमारी रियासत पे हमलावर होते हैं, हम उससे अब बात कोई नहीं कर सकते। इसको ऐसा पक्का सक्का कानून बना लें, ठीक है, कि जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। डोंट यू थिंक कि ये अब हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा? यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है, और मैं समझता हूँ कि बड़ा खूबसूरती से जो फारूक आदिल साहब ने वो वजूहात बताई हैं। अब उन वजूहात के पस पुश्त क्या है? देखिए, कौमें और रियासतें गलतियाँ करती हैं और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अब हमें उस बहस में जाए बगैर ये देखना है कि इस वक्त जो रिजॉल्व है, जिस तरफ आगा साहब ने भी इशारा किया कि हमें जहाँ से हम इकनॉमिकली हर्ट होते हैं, हमने अपने बॉर्डर्स को सील करना है, कैसे उसकी फेंसिंग करनी है, किस तरह स्मगलिंग रोकनी है, किस तरह दहशत गर्दी की लहर पर काबू पाना है। तो मुझे भी फ़ख्र है आप सब पैनलिस्ट की तरह कि जिस तरह मियाँ वाली में हमने वो नाकाम बनाया हमला, अब वट एवर इट टेक्स, कौमें जब बनती हैं, रियासतें जब आज़ाद होती हैं, तो इससे ज़्यादा वो मार्का आ रहा और तकलीफ़ दे प्रोसेस से होती हैं। तो अब हम जो मजबूत रियासत बनने की तरफ जो हमारा जो कदम है, हर रोज़ जो कदम उठ रहा है, वो दहशत गर्दों के मजमूम अज़ाइम हों, उनकी वजह से इसकी राह में कोई रुकावट नहीं आएगी। और रियासत ने भी तय कर लिया है, अब वक्त आ गया कि हम नेशनल एक्शन प्लान पे भी अमल दरामद करें। हम फैज़ाबाद धरना केस में जो गाइडलाइंस हैं उनके से भी गलतियों से भी सीखें। हम माजी की जो पॉलिसी हैं और जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि जो रोल मॉडल बनाया गया, हमने नौजवानों की ज़हन साजी की कि इस पूरे खत्े में अगर कोई गैरतमंद कौम है तो वो बॉर्डर के पास बनती है, और आप उधर, और अपने बच्चे हमने हार्वर्ड और ऑक्सफर्ड में दाखिल कराए, उसके बाद हमने ये बात की। तो फिर ये जो हिक है, कौमों को एक इस तरह की जो कैफियत देने के बजाय हमें नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना होगा, हमें अपनी रियासत को मजबूत बनाना होगा, और जो जो उसकी फॉल्ट लाइन्स होंगी उन फॉल्ट लाइन्स को दूर करके मजबूत पाकिस्तान बनना होगा। मैं समझता हूँ कि मुश्किल तरीन जो हमारे अदवार थे जिसकी तरफ शानीला ने सर, वो मोस्ट डिफ़िकल्ट वार है। बाहर भी दुनिया में जितनी जंगी एकेडमी हैं, वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पाकिस्तान आर्मी की उस परफॉर्मेंस पे केस स्टडी हो चुकी है, वो हम जीत चुके हैं। इसी जज्बे को हमने आगे रखना है, और इसी बहादुरी से इनको दहशत गर्दों को पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। हुकूमत चेंज होती है, जो सिलसिला भी होता है। आगा साहब जल्दी सर ब्रेक के लिए मुझे कहा जाए। मैं आपको यहाँ से भाई सिर्फ ये याद करवा रहा हूँ, आपने कहा था ना कि सिर्फ अपने आप टॉक्स नहीं करनी है, एक्शन करना है। मैं सिर्फ आपको याद कर रहा हूँ कि 7 अप्रैल 2014 के बाद हमने फैसला कर लिया था कि हमने इनको साथ टॉक्स नहीं करनी है, और फिर उसके बाद हमने 14 जून 2014 को जो हिज़्ब अज़ब लॉन्च कर दिया था। उसके बाद टॉक्स पहली दफा इनके साथ ये आके की है पीटीआई ने। बीच में कभी हमने एक फर्म डिसीजन ले लिया था, नो टॉक्स। हम यहाँ से हेलीकॉप्टर से लेकर गए थे, 3 दिन और आज हम भुगत भी रहे हैं एग्जैक्टली। और उसके बाद जो कुछ किया पीटीआई, जो कामयाबियां समेटी थी उसमें काफी हद तक जो है हमें नुकसान हुआ है सिर्फ इसी वजह से। मुझे यहाँ पे वक्फा लेना है, वक्फे से जब वापस तो फिर दूसरे मौजू को प्रोग्राम में शामिल करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। यहाँ पे बात करेंगे दूसरे मौजू में वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रह रहे थे, जिन्हें एलियंस कहा जाता है, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, वो जो बॉर्डर क्रॉस करके आए, उनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं थी। तो उनके ख़िलाफ़ फिर रियासत ने एक फ़ैसला लिया कि कम वक्त में इनको वापस भेजना है,
जो मर्जी हो, जहाँ की मर्जी एथनिसिटी से इनका ताल्लुक हो, चाहे वो ईरानी बलोच हों, चाहे वो उनका ताल्लुक बांग्लादेश के कुछ लोग हों, चाहे वो दूसरे बिहारी हों, चाहे वो अफ़गानी हों, लेकिन इसको एक रंग बार बार दिया जाता रहा है कि सिर्फ़ और सिर्फ जी अफ़गान नेशनल्स के ख़िलाफ़ ये मामला शुरू किया गया। मैंने थोड़ा इस पर रिसर्च की है तो सामने आया कि ये कौन लोग हैं जिनके ऊपर बात की जा रही है कि जी सारे अफ़गानों को क्या भेजा जा रहा है, ये कौन सी कैटेगरीज़ है उन अफ़गान शहरियों की जो यहाँ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। तो सामने जो बात सामने आई कि 8 किस्म की कैटेगरीज पाकिस्तान में अफ़गानों की यहाँ पे रहती हैं। थोड़े से मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। पहली कैटेगरी वो है जो पाकिस्तान के क़याम से कबल पाकिस्तान में आ चुके थे और वो अब पाकिस्तानी हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी किस्म 1979 में जो कूची नस्ल के अफ़गान थे वो जब यहाँ थे, मोस्टली ट्रेडर्स हैं। तीसरी किस्म अफ़गानों की वो है जो रूसी हमले के बाद पाकिस्तान में आए थे। चौथी वो है जो साबिक़ खल्क और परचम पार्टी के वाबस्तगान शामिल थे, वो आए थे और जो नजीबुल्लाह की हुकूमत के बाद पाकिस्तान में आए थे। पाँचवीं वो है जो कि रूस के हमले के बाद अफ़गानिस्तान पर तालिबान के कब्ज़े के बाद भी जो है वो आए। छठी किस्म उन तालिबान के अहल खाना की है जो 9/11 के बाद पाकिस्तान आए थे। सातवीं किस्म उन लोगों की है जो साफ़ी हैं, फ़नकार हैं, जो अशरफ गनी हुकूमत के ख़ात्मे तक वहाँ पे थे और उसके बाद आए। और आठवीं किस्म वो है जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुंतज़िर हैं कि उन्हें यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके वगैरह में जाना है, उसके लिए ये मुंतज़िर हैं। तो जनाब ये टोटल जो तादाद बनती है, इसमें से वो किस्म जिनके पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, जो डॉक्यूमेंट नहीं है, उनको वापस भेजा जा रहा है। और उस हवाले से जो सोशल मीडिया के ऊपर एक कैंपेन हमें देखने में मिल रही है और मुख्तलिफ NGOs की तरफ से काफ़ी आहो-बुका मिल रही है जिनके पास कानूनी रेफरेंस कोई नहीं है कि इनके क्या जस्टिफिकेशन है यहाँ पे रखने की, लेकिन फिर भी वो बात करें इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर। इस पर सवाल पूछ लेते हैं शनीला साहिबा आपसे। क्या ये बताइएगा कि गैर कानूनी अफराद की वतन वापसी से मुतालिक अफगान जो वज़ीर दिफा का बयान है, जिसे हमने प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में जो है वो चलाया, उसे दफ्तर खारजा ने मुस्तरद कर दिया, उस पर भी कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी का अमल आलमी कन्वेंशन और कवानीन के ऐन मुताबिक है? यासिर, एक तो इले को लेके ना पाकिस्तान के अंदर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई कि वो हर बंदे के ज़हन में ये सरायत कर गया हुआ है कि जी हम यहाँ से अफगानियों को निकाल रहे हैं, हम उन अफगानियों के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हम उनको तालिबान जैसे लोगों के सामने भेज रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे। देखें, बात ये है कि जो गैर कानूनी तौर पे अफराद आपके मुल्कों में मुकीम होते हैं, उनके साथ बाकी रियासतें क्या करती हैं? क्या ब्रिटेन इजाजत देता है कि वो लोग जो असले की स्मगलिंग में शामिल हों, वो लोग जो मनशियात में शामिल हों, वो लोग जो टेररिज्म में शामिल हों, गैर कानूनी तौर पे मुकीम है, हम उनको अपने मुल्क के अंदर रखते हैं? क्या किसी और मुल्क के अंदर इस तरह होता है? ऑस्ट्रेलिया का कानून क्या कहता है, अमेरिका का क्या कहता है, कनाडा का क्या कहता है? ऑस्ट्रेलिया तो अपने समुद्री हुदूद के अंदर उनको आने नहीं देता, आने नहीं देता। और स्पेन के अंदर याद होगा कि जो गैर कानूनी तौर पे जो लोग जा रहे थे समंदर के रास्ते, क्या हुआ था उनके साथ? और बाद में जो स्टोरी आप सही फरमा रही, जो बाद में BBC की स्टोरी सामने आई कि उन्होंने जानबूझ के डूबनी दी और उन्होंने इसमें वो रोक सकते थे, बचा सकते, लेकिन नहीं बचाया उन्होंने नहीं बचाया, क्योंकि रियासतें जो होती हैं वो बहुत बेरहमी के साथ उन लोगों के साथ डील करते जो गैर कानूनी तौर पे मुल्कों में मुकीम होते हैं। उनके जो पाकिस्तान है ना, वो तो जनेवा कन्वेंशन में सिग्नेटरी भी नहीं है, उसके बावजूद हमने यहाँ पे लाखों महाजरीन को लाके उनको आबाद किया है। ये अलग बात होती है कि अभी कुछ हमारे जो लोग होते हैं जज्बाती कहते हैं जी ये रियासत की पॉलिसी थी, रियासत ने क्यों उधर जहाद में गए, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो रूस ने हमला किया था वो उनके अपने मुल्क की पार्टी ने उनको दावत दी थी कि आए आके हमारे ऊपर हमला कर दे। पाकिस्तान हमला करने नहीं गया था। हाँ, हम अफगान जहाद का हिस्सा बने, हमें नहीं बनना चाहिए था, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने उनको आबाद किया। जो आगा साहब कहते हैं इकोनॉमिक टेररिज्म हमारे ऊपर, वो इन्हीं की वजह से हुआ। लेकिन अब हम ये कह रहे हैं कि जिनके पास शहरियत है, जिनके पास डॉक्यूमेंट है, वो यहाँ पे रहें। उसके बावजूद जो हमें अफगानिस्तान की साइड से धमकियां मिल रही हैं, कहा जा रहा है कि अफगानियों को वापस भेज रहे हैं, आप लोगों को उनके नाम पे पैसा हम खा रहे हैं। कौन से पैसे? जो UNHCR पैसे देता, क्या वो पाकिस्तान को देता? वो तो अपनी NGOs के जरिए उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट, वो जो $2 अरब लेके जाते हैं ये हर साल, जो रिपोर्ट में भी आया है, स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भी, तो क्या वो उनका पैसा है? वो पैसा लेके जाते हैं और उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं।
तो हमने तो इनको रखा हुआ है यहाँ पे। फिर ये इनमें से बहुत से लोग जो दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होते हैं, आज हमें धमकियां दी गई हैं, 24 घंटे के अंदर हमारे मुल्क में 22 लोगों को शहीद कर दिया गया है। रियासत को एक पॉलिसी बनानी होगी। दुनिया के अंदर जब ये सब कुछ नहीं होता तो हम लोगों को किस बात के ताने दिए जाते हैं? वही जब हम बात कर लेते हैं कि कुछ लोग जो हमारे हैं, जो सोशल मीडिया के दानिश्वर हैं, उन्होंने लोगों के अंदर इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की कि जब लम्स में गए थे निगरान वजीर आज़म, वहां पे भी एक बच्ची सवाल कर रही थी तो उन्होंने उस बच्ची को भी इसका जवाब देके एक्सप्लेन किया था कि असल में रियासत कर क्या रही है और रियासत की पॉलिसी क्या है। ठीक है, ये जो कंफ्यूजन है इसको खत्म करना होगा। हमें अपने लोगों को समझाना होगा कि ये अफगान के खिलाफ नहीं है, ये गैर कानूनी तौर पे मुकीम लोगों के खिलाफ है जो इस मुल्क में बदनामी का बाइस बन रहे हैं। इसीलिए मैंने 8 कैटेगरीज बताई है ना कि इनको किनको भेजा जा रहा है। मैं डॉक्टर फारूक साहब इसमें आपको शामिल करूंगा। सर ये फरमाइएगा, एक तो ये यहाँ पे क्लियर करना कितना जरूरी है कि क्या सारे ही अफगानों को वापस भेजा जा रहा है? वो लोग जिनके पास दस्तावेज है और हुकूमत पाकिस्तान ये कहा, उनको नहीं कह रही कि आप जाएं वापस, आप अप्लाई करें, अगर आपको कारोबार, मुलाजमत या किसी और सिलसिले में वीज़ा ग्रांट होता है तो आप चश्मे माँ रोशन दिले माँ साथ आइए पाकिस्तान में। तो ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट की जा रही है? देखिए, ये कन्फ्यूजन जो है ना, एक तो बदनीयती की बुनियाद पे क्रिएट की जा रही है। एक पाकिस्तान के अंदर बहुत हकीर बहुत ही मामूली अक़लियत है पाकिस्तानियों की। उनमें भी दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो कांग्रेसी जहन रखते हैं और पाकिस्तान को आज भी अबुल कलाम आज़ाद और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नुक्ता नज़र से देखते हैं। एक तो वो लोग हैं। और दूसरे कौन लोग हैं? दूसरे वो हैं जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, बदनीयत हैं और इन सारी चीज़ों को समझते नहीं हैं। वो इस चीज़ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वरना हकीकत ये है कि हमारी तारीख़ में इस वक्त ये एक गैर मामूली वाक़या है कि पाकिस्तानी कौम की गालिब अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है और यकसू है कि हर गैर मुल्की को जो गैर कानूनी तौर पर यहाँ मुकीम है और जराइम में मुलव्वस है, उसको यहाँ से निकाल दिया जाए। पाकिस्तानी कौम में इस पर इख्तिलाफ नहीं है। अब जिस मामले की तरफ शनीदा ने तवज्जो दिलाई है, ज़रा सी मैं बात उस पर करना चाहता हूँ। वो क्या है? वो ये है कि जब भी आप कोई फ़ैसला करते हैं अपनी सरजमीन के बारे में, तो आप खुद मुख्तार हैं, आप फैसला कर सकते हैं, आपको हक है। लेकिन बाज़ मामलात ऐसे होते हैं जो सिर्फ आप तक महदूद नहीं होते, इसके इम्पैक्ट इंटरनेशनल होता है। तो आपको उसके लिए राय आमा हमवार करनी चाहिए। हमने राय आमा हमवार ज़रूर की है, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ अभी भी कुछ कसर बाकी है, जिसको अभी जिक्र किया गया कि NGOs और फला लोग आके ये काम करते हैं, प्रोपेगेंडा। आपने शायद जिक्र किया कि वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। इवन BBC की स्टोरीज हैं जिसमें उन्होंने ये बात कही और वो ह्यूमन इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी चीज़ पर पाकिस्तान की एक बहुत मुअस्सर हिकमत अमली होनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ उसमें हमारे अभी कमजोरी है। इस कमजोरी को दूर करने की जरूरत है। वक्त का मैं थोड़ा सा क्विक राउंड लेते हैं। आगा साहब इसमें आपको इन्वॉल्व करूँ, मुझे फरमाइएगा कि क्या हम महज एक एथनिसिटी के खिलाफ हैं, उनको निकालना चाहते हैं, पूरा माशरा हमारा उनसे नफरत करता है, या जो कानूनी तौर पर हो रहा है हम उसको सपोर्ट करें? अच्छा, एक तो आपने जो बताया था ना कि जो एलियंस हैं, यानी कि जो इलीगल लोग हैं जिनकी आपने लिस्ट, उसमें एक चीज़ और ऐड कर लें कि मुझे जो ज़्यादा लाहौर में जो एक्शन हो रहा है वो तो नाइजेरियन के ऊपर हो रहा है, सही, यानी कि अफ्रीकन के ऊपर हो रहा है। तो हम किसी एथनिसिटी के ख़िलाफ़ नहीं है। और इसमें एक बात ज़हन में रखिए कि अफगानों का पाकिस्तान आने में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ शुरू में ट्रांसपोर्ट में, ड्राई फ्रूट में और इसमें कारपेट वीविंग में, वो हमारे पश्तून भाइयों का हुआ। मेन सारे ये बिजनेस उनके पास होते थे, लेकिन अफगान आगे मर्सिडीज बेंज ट्रक लेकर हमारे यहाँ के लोगों के पास, बेचारों के पास 4 ट्रक 1964 के, तो इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दिया उनका सबका बिजनेस। और पूरा खैबर से लेकर कराची तक इन्होंने अपना बेंज ट्रक चलाए, मर्सिडीज बेंज, जिनका ना वो क्योंकि उनको ना उन पर टैक्सेशन था, ना उनकी वो किया जा सकता था, आप कह सकते हैं कि चलान किया जा सकता था। तो ये एथनिक प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये प्रॉब्लम एक तो इलीगल लोगों का है, पहली बात, एलियंस का, दुनिया में उनको एलियंस कहते हैं। बड़ा बार बार आप ये जो लफ्ज़ कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। एक और प्रॉब्लम है, वो ये है भाई, ये पाकिस्तान, मैंने
पाकिस्तानियों के लिए हासिल किया था मेरे माँ बाप ने, किसी और मुल्क के लिए नहीं किया था। खुदा के वास्ते ये बात हम अंडरस्टैंड क्यों नहीं करते? प्लीज। ठीक पॉइंट आ गया जी आपका। नौशाद साहब, आपको इन्वॉल्व करूंगा सर। ये फरमाइएगा, सोशल मीडिया पे जो इतना एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये मुनज़्ज़म अंदाज से चल रहा है, प्लान चल रहा है, सिंक्रोनाइज्ड है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान को मिलाइन किया जाए, डिमोनाइज किया जाए इस तनाजुर में? और दूसरा ये फरमा दीजिएगा कि जो वापस जा रहे हैं उनके मुल्क में कोई जंग है क्या? वहाँ पे कोई कैद साली है क्या? क्या उनके मुल्क का इंतज़ाम जो है उनको नहीं संभाल सकता? इतने थोड़े से तो लोग हैं। देखिए, यकीनन ये बहुत मुनज़्ज़म जो कैंपेन है वो स्टार्ट की गई थी। उसकी रीज़न है, उसकी रीज़न यही है कि वो नहीं चाहते कि वो ये जो मैंने आपको पहले भी जिस तरह कहा था कि वो इन हेवंस को छोड़ के और वो वहां जाएं जहां पर अभी जो जिस तरह का आपने नक्शा खींचा है वो उस तरह का नहीं है। लेकिन वहां पर उस तरह के भी हालात नहीं है कि वो पाकिस्तान के मुकाबले में अफगानिस्तान एक तरह से बहुत पीछे है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहां दूसरी चीजों की कमी है। गंदम यहां से जाती है, लेकिन मर्सिडीज बेंज के ट्रक हैं उनके पास। बिल्कुल है, ये भी बात दुरुस्त है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो माफियाज की तरह काम करते हैं। ये जो अभी आपको ये भी बताया कि पाकिस्तान में जो मोबाइल आते हैं उसमें से 40 to 50% वहां से स्मगल होके आते हैं। ठीक बात है, ये बिल्कुल ऐसे ही है। हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, स्मगलिंग की जो मेन तरीन आइटम्स हैं वो सारी की सारी यही लोग पाकिस्तान लाते हैं। ये जो अभी आगा साहब ने कहा है नाइजीरियन के खिलाफ हो रहा है एक्शन, ये सारे वो लोग हैं। देखिए, किसी मुल्क में कोई शख्स जाकर गैर कानूनी तौर पर इसीलिए रहता है कि वो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस हो। आप देखिए कि मैं उनके वजीर आजम साहब जो है, निगरान अबूरी वजीर आजम जो है उनके अफगानिस्तान के, उनका एक स्टेटमेंट, वो कहते हैं कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम मुहाजिरीन, गैर कानूनी तौर पर कोई मुहाजिर नहीं होता। ये अजीब सी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको वो अगर आप किसी को स्टेटस महाजिर का दे देते हैं तो उसके साथ पे कई राइट्स हैं जिसको देने पड़ते हैं, ऐसा ही है जी। आप वो लोग जो गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं वो मुहाजिरी नहीं है। मुहाजिरीन का स्टेटस बिल्कुल डिफरेंट होता है। जो मुहाजिर होता है वो मुहाजिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ रह रहा होता है, वो गैर कानूनी मामलात में मुलविस नहीं होता। और फिर बड़ी सिंपल सी बात है, हमने ये देखा है, ये बात तय हुई है कि हमें ये नजर आ गया, आपके यहाँ दहशतगर्दी में से अगर 25 वाकयात हो तो 17 जो अफगानी मुलविस होते हैं। अगर आपकी स्मगलिंग पकड़ने को छेड़ने लगे तो आपको जनाब सारे अफगानी मिलते हैं। आप डॉलर की स्मगलिंग रोकें, आप सारे काम करें, हर वो गैर कानूनी काम। आप यकीन कीजिए, पाकिस्तान में चोरी ज्यादा एक वक्त था, ये जो अफगान महाजरीन के ये हमारी यहाँ आने से पहले ज्यादा कोई चोरी का वाकया हो जाता था, डकैती का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि असले का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। कल्चर भी आ गया। ठीक है सर, वक्त कम है। आपका कमेंट बड़ा दिलचस्प है, वक्त कम है, मुझे मूव करना है सज्जाद साहब की जानिब। सज्जाद साहब, जो होल्डिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, कुछ इस तरह की डिस्क्रिपेंसीज भी सामने आई कि जिनके पास कार्ड थे, पुलिस वाले वहां पे भी पहुंचे हैं। तो ये फरमाइएगा कि इसके ऊपर रियासत ने कितना सख्त स्टांस लिया है कि हम इन लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, जो हैरास करते हैं उन लोगों को जो लीगली यहाँ पे रह रहे हैं, और जो होल्डिंग सेंटर्स में जा रहे हैं वहां पे भी उनको बुनियादी जरूरत की सारी चीजें मिलेंगी। तो ये जो रियासत का उनके लिए एक अच्छा सोचना है, ये क्या जाहिर करता है खास तौर पे कि हम लोग उन लोगों के लिए कितने सिंसियर हैं जो कि यहाँ पे लीगली रह रहे हैं? जी, मैं देख रहा था कुछ ग्लिम्पसेस तूरखम बॉर्डर के और कुछ जो दूसरे बलूचिस्तान वाले बॉर्डर पे जो अफ़गानिस्तान का चमन बॉर्डर है, और वहाँ होल्डिंग सेंटर भी थे, और जिस तरह से लोगों को खाने पीने के लिए चीज़ें दी जा रही थी, बच्चों का ख्याल रखा जा रहा था, वहाँ पे ख़वातीन का पर्दे का, और ख़ास तौर पे उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहले ये तय किया गया था कि सबकी बायोमेट्रिक हो रही थी जो लोग जा रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि एक मर्द की फैमिली का जो सरबरा उसकी बायोमेट्रिक हो जाएगी और उसकी फ़ोटो बनेगी, बाकी ख़वातीन की उनको इस्तिस्ना दे दिया था। तो रवायात जो अफ़गानिस्तान की रवायात हैं और जो पश्तून रवायात हैं उनका ख्याल रखा गया सबको भेजने के लिए, और ये हमें चीज़ें नहीं करनी पड़ती थी। अगर पाकिस्तान देखे ना पिछले चंद महीनों में जिस तरह से हम बिल्कुल डिफ़ॉल्ट के एज तक चले गए थे, पाकिस्तान को अपनी इकॉनमी ठीक करने के लिए बॉर्डरिंग अपनी दुरुस्त करनी पड़ेगी। ठीक है सर, वक्त कम है। आपके कमेंट को मुझे यही रोकना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, वेरी क्विकली जो लिबरल्स और एनजीओ को खासतौर पर प्रॉब्लम है कि इनको ना भेजें, तो फिर क्यों नहीं अपने मुल्कों में ले लेते? ये पहली बात तो ये कि किसी एक राय पे किसी को मुल्क दुश्मन करार देना मुनासिब नहीं। दुनिया के हर मुल्क में इमिग्रेशन पे दो आरा होती हैं।
और वो पूरी चीज़ तो, लेकिन इस वक्त ये पाकिस्तान की दाखिली खुद मुख्तारी का मामला है, हम अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी खुद बना सकते हैं। तो एक वक्त था जब ये इंसार और माजरीन के बयानिए को जो नहीं मानता था उसे मुल्क दुश्मन करार देते ठीक थे। है, पॉइंट है। तो फिर इस वक्त ये पहले अगर ये रियासत फैसला कर लेती तो आज नौबत ना आती, और आज हो गया। और दूसरा ये कि बॉर्डर का तस्वर ही नहीं था। ये पाकिस्तानियों को हिसाब जरूर पूछना चाहिए कि क्या दुनिया का कोई मुल्क ऐसे नहीं हो इस तरह सकता। चल सकता है कि ठीक। बॉर्डर का डॉक्टर साहब, तस्वर ना पॉइंट आ हो, गया। वहां से मवेशी भी आ रहे हो, माल भी आ रहे हो, पॉइंट आ- इंसान आ रहे हो। पॉइंट आ तो गया। जिनका I have to काम wind up, बॉर्डर का डॉक्टर साहब, तहफ़्फ़ुज़ पॉइंट आ करना गया, था, सर। उन्होंने क्यों इस तरह का लूज बॉर्डर रखा? ठीक है, आई हैव टू वाइंड अप जी। मुझे शुक्रिया अदा करना अपने तमाम पैनलिस्ट का। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।